यूजीसी नेट लॉ का एग्ज़ाम बाकी लॉ एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। तो अगर आपको ये पता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में और उसको अच्छे से तैयार करने में बहुत आसानी होगी। सो इस वीडियो के अंदर मैं यूजीसी नेट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ पेपर 2 के लिए जो लॉ का है मैं ये बात करूंगा कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सारी की सारी बातें इस वीडियो में करूंगा, और साथ ही साथ गाइज जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो डालूंगा जो कि मैं बहुत सून इस चैनल पर डालने वाला हूं। और साथ ही साथ ये जो आपका एग्जाम है इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं और आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे हम लोग डेली एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं। जो यूजीसी नेट से जुड़े हुए अपडेट्स हैं हम लोग वहां भी पोस्ट करेंगे, और हम लोग बहुत सून अपना मॉक टेस्ट सीरीज भी वहां पे लॉन्च करेंगे। तो आप वो चैनल जरूर ज्वाइन करें। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो यूजीसी नेट है उसका पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, तो हमारा जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पेपर 1 है वो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स ईच के हुए, मतलब 100 मार्क्स का ये पार्ट हुआ। फिर जो पेपर 2 है आपका, वो है आपका उस सब्जेक्ट का जिसमें कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। ये हो गया आपका लॉ का पेपर हमारे केस में। ये हुआ टोटल 100 क्वेश्चंस का, और आपका यहाँ पे 200 मार्क्स आपको इसमें अलॉट होते हैं। टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। अब अगर हम लोग बात करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में, तो एक चीज आपको जो दिमाग में रखने की जरूरत है वो ये है कि आपको दोनों पेपर्स में बराबर टाइम देने की जरूरत है, बराबर से मेहनत करने की जरूरत है। बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, परसेंटेज आप उस चीज को हिट करेंगे, तभी ये माना जाएगा कि आपने नेट को क्वालिफाई करा। अब अगर हम लोग बात करें कि परसेंटेज क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो नेट आपका मेन क्वालिफिकेशन होता है वो है 55 से लेकर 65% तक का। जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, जो अभी 2018 में चेंजेस आया, तो फिर थोड़ा सा ये हायर एंड पे है 65% के। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर आया है, कितने लोगों ने अप्लाई करा, बाकी वेरियस चीज़ों पे। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं जीआरएफ के बारे में, तो जीआरएफ में आपका 70% आपको मार्क्स चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसको करने के लिए आपका पीएचडी जब आप करना चाह रहे हैं परस्यू, तो आप गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिलती है, तो ये उसके लिए होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेपर है, इसके अंदर जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो जो पेपर 1 है ये आपका टीचिंग और रिसर्च, आपकी जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट करने के लिए होता है। इसमें जो आपकी मेन चीज देखी जाएगी वो ये देखा जाएगा कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं इंग्लिश किसी पैसेज में, या फिर आपका जीएस कितना अच्छा है, या फिर आपका मैथ्स और कितना अच्छा कमांड है आपका। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपको एजुकेशन सेक्टर में हेल्प आती हैं वो इस पेपर में टेस्ट की जाती हैं। अगर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तैयारी आप कैसे करो, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो आप केवीएस मदान की एक बुक आती है वो आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी बुक है, उससे आपका जो मेजॉरिटी प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि इस पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो इसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल, आप किसी भी लॉजिकल रीजनिंग की बुक को आप देख सकते हो उसके लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, बाकी चीज़ें जो चीज़ें आपके एजुकेशन सेक्टर में आपके इंपॉर्टेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, वो इसमें पूछा जाता है। अब मेरी जो सलाह है वो ये है कि आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर टाइम दें, बिकॉज दोनों में ही आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और लॉ का पेपर आप थोड़ा अगर रिवीजन पे भी थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पिछले 5 से 6 साल से उस चीज को पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा उस पर कमांड है, थोड़ा आपको रिवीजन की जरूरत है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर टाइम देके बैलेंस भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जो पेपर 2 का सिलेबस है उसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसको 10 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको फर्दर 10 सब टॉपिक्स में सब क्लासिफाई करा गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे, जो कि आपने लॉ स्कूल में पढ़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हैं। तो उनके बारे में जब हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि इस पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ लेते हैं कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से कर सकते हैं, और वो पॉइंटर्स मैं आपको बता सकता हूं जो कि आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्या होता है, आपको पहले एक असर्शन दिया जाएगा, जैसे यहां पे जो अडॉप्शन एक्ट है उसके एक एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि अडॉप्शन में कहां पे एक एक्सेप्शन आता है, तो वो वहां पे एक तौर पे आपका असर्शन दे दिया गया कि ये पर्टिकुलर चीज होती है। फिर उसका रीजन ये दिया गया कि सेक्शन 11 क्लॉज 1 के अंदर ऑफ द हिंदू मैरिज अडॉप्शन एक्ट जो है, मेंटेनेंस एक्ट,
उसके अंदर ये पर्टिकुलर इंपोज की गई रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे जो असर्शन है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो असर्शन है वो करेक्ट है या नहीं। इस केस में असर्शन करेक्ट है। फिर हम लोग उसके रीजन पे आएंगे, वो देखेंगे करेक्ट है या फिर नहीं, वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है A1, बोथ A एंड R आर करेक्ट। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो R है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो फिर ये आपका R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि आप एनालिटिकल थिंकिंग और ये अप्लाई कर पाए जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कि क्या क्या आपने जो चीजें देखी आपको वो अप्लाई करने का आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कोड बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ द बेयर एक्ट दे दिया गया। अब आपको यहाँ पे ये फिगर आउट करना है कि कौन सा वो कंटेंट है जो कि गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल में वो चीज जो उसके रिलेशन में है वो गलत है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जब भी आप अपना कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसको कि आपको पूरा कंटेंट ऑफ द एक्ट पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसको बहुत कायदे से पढ़ें। ये जरूर देख लें कि उसने क्या दिया है, कौन सा कंटेंट है, कौन सा नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर के अंदर। फिर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो फिर आपके आते हैं कोड बेस्ड क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे केसेस दिए गए हैं। अब इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं जब, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि जो क्रोनोलॉजी है केसेस की वो आप रटें, उसका जो ईयर है वो आपको पता हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए जो एक्ट्स पास हुए हैं उन एक्ट्स का मान लीजिए पूछ लिया कि किस ईयर में हुआ, किस उसमें हुआ, वो भी पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको ध्यान थोड़ा सा रखने की यहाँ पे जरूरत है केस लॉज की केस में खास करके। फिर अगर हम लोग बात करते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर आपका जैसे यहाँ पे आप देखेंगे केस लॉज दे दिए गए और साथ में साथ उसके जो जिस टॉपिक से वो रिलेटेड है वो, या फिर वो जो उस केस का रेशियो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और फिर आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप क्रॉस रेफरेंस करके ये देखो कि कौन सा जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो ऑप्शंस दिए कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो आपको यहाँ पे जो केसेस पढ़ने हैं आपको उसका रेशियो और किस टॉपिक से वो रिलेट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। फर्दर हम लोग बात करते हैं कि और कौन सा टाइप का मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए प्रोविजंस दे दिए गए एक साइड में और एक साइड में एक्ट का नाम दे दिया गया और आपको क्रॉस रेफरेंस करके मैच करना है। तो जैसे मैंने पहले रीइटरेट करा, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ो अच्छे से देख लो किस सेक्शन के अंदर कौन सा आर्टिकल कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने पहले रीइटरेट करा, किस केस में क्या आया था वो पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है वो जरा बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। उसके अलावा जो आपका पर्टिकुलर एक्ट है उसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगा, मान लीजिए अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपका सीधे सीधे दे दिया जाएगा कंटेंट उस एक्ट का क्या है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, वहां पे इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके थे ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि यूजीसी के पेपर में आते हैं पेपर 2 के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि किस टॉपिक में आपको क्या चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन सी चीज ऐसी जिसपे आप थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो आपका काम चल सकता है। हम लोग शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ। और देखिए इसमें जो मैं बातें बताने वाला हूँ कि किस सब टॉपिक में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कम है, उसके लिए हम लोगों ने एक पीडीएफ तैयार की है सारे सब्जेक्ट्स की जिसकी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसमें कि हम लोग टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है हर सब टॉपिक में जो कि आते हैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आपको अगर वो पीडीएफ देखनी है आप जाकर हमारा ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बेटर थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएंगी। अगर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, तो वो है आपका प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और डीपीएसपी का। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आपको देखने की जरूरत है, वो है आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में क्या क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है फंडामेंटल राइट्स जो है उसके एक एक कंटेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। पूरा जो इंडेक्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए। डीपीएससी के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है या फिर जो क्रोनोलॉजी वाले उस टाइप के वो भी आपके इसके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। फिर कॉन्टेंट जो है बेयर एक्ट के, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से जगह पे क्या चीज दी हुई है, इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसके अंदर आपका प्रीएम्बल से काफी क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रीएम्बल के केस लॉ काफी अच्छे से पता होने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कई बार पूछा गया है। फिर आर्टिकल 21 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका जो केसेस का आता है रेशियो मैच करने वाले क्वेश्चन या फिर टॉपिक वाले वो बहुत आते हैं। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 से जुड़े हुए केसेस, आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ। अब अगर हम लोग बात करें एक जैसे क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 13 है तो उसके जो 4 सब पार्ट्स है उन चारों सब पार्ट्स
में आपका एक सब पार्ट वो लोग गलत दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा सब पार्ट इसमें गलत दिया, तो उसमें आपको जो कंटेंट्स हैं बेयर एक्ट वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल 13 से जुड़े वो भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको वही मैं जैसे एग्जांपल दिया आपका कंटेंट्स और साथ ही साथ कंसेप्ट बेस उसके मिलाकर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है इन सारी चीजों को। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव और उनका जो रिलेशनशिप है वो। अब यहाँ पे भी आपका कंटेंट्स ऑफ द एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है रीजनिंग असर्शन वाले, वो इसमें बहुत पूछे जाते हैं। आपको पता होने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है, गवर्नर की कौन सी पावर है, कब वो पावर एक्सरसाइज करेगा, कब नहीं करेगा, क्या सब चीजें हैं, वो सब कुछ। फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी हैं आपके बेयर एक्ट में दिए हुए वो आपको पता होने चाहिए। इसमें से जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है वो उतने नहीं आते, ज्यादातर अभी पिछले लास्ट के 3 ईयर्स में जैसे पैटर्न चेंज हुआ नहीं पूछा गया है, तो उतना आपको देखने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर अगर हम लोग अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स का। इसमें भी कंटेंट्स ऑफ द एक्ट, कंसेप्ट बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो, कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो चीज दी है उसको कैसे आप अप्लाई करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, और आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि किस आर्टिकल में क्या दी, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें क्या क्या दिया है उसका एक एक जो आपका बेयर एक्ट का सब पॉइंट है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 सब आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपका लास्ट है वो है आपका जुडिशरी का। अब इसके अंदर आपका जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है वो काफी इसमें आपके आते हैं, तो जुडिशरी में आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस देखने की जरूरत है। फिर आपके कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस रीजनिंग वाले, असर्शन वाले वो, और जो कंटेंट्स ऑफ द एक्ट है कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या दिया है वो, और इसमें आपका दोनों स्टेट जुडिशरी और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो उसका प्रोविजंस वो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं उन टॉपिक से जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहला इसमें है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इसमें केवल कंटेंट्स ऑफ द एक्ट इसमें आपका आता है। इसमें आर्टिकल आपका जो 352 से लेकर 360 जो पूरा दिया हुआ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंटेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। फिर अगर आपका बात करें हम लोग टेम्परेरी ट्रांजिशनल जो स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स, उसमें आपका आर्टिकल 369 से लेकर 392 में जितनी चीजें दी हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको मैच करना है कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या दिया है। तो जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, किसमें क्या दिया है, वो काफी क्वेश्चंस इसमें उस तरीके के आते हैं। फिर हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल आपका 324 से लेकर 329 का आपका जितना भी चीजें हैं वो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी आपका जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है वो इसमें आपके आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है। फिर अगर हम लोग एडमिन लॉ के ऊपर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो नेचर स्कोप का। तो उसमें केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब थोड़ा आप देख लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका हर बार नियरली क्वेश्चन आया है, तो इसको आप जरूर कायदे से पढ़िएगा। इसमें भी आपके जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है नेचुरल जस्टिस से जुड़े हुए वो आपको देखने की जरूरत है। और फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है रीजनिंग वाले, जिसमें असर्शन रीजनिंग आता है, वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखने की अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। फिर लास्टली आपको जो जुडिशियल रिव्यू है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मेनली आते हैं। कभी कभी आपका थोड़ा सा इसमें केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी एक आध पूछे गए हैं, और इसके अंदर बेसिकली आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन से रेट है, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन होता है, किस रेट में क्या दिया है, जो मैकेनिज्म है वो सब कुछ पूरा आपको कायदे से थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एडमिन लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दोनों टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल रिव्यू, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। नेचर स्कोप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये टॉपिक्स है जो कि आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखिए क्रिमिनल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स की, तो इसके अंदर आपके जो जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, एक्टस रियस, मेंस वगैरह है, इसके अंदर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस, या फिर पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, उसके कंटेंट का वो पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से उस चीज़ को पढ़िएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में, जो आपका अवेटमेंट हुआ, कंस्पिरेसी, अटेम्प्ट वगैरह, ये सब जो पार्ट है, इसमें आपका जो कॉन्टेंट्स ऑफ द टॉपिक है, कौन से स्टेजेस ऑफ क्राइम है, उसका क्रोनोलॉजी, उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, थोड़ा आपको वो देखने की जरूरत है। फिर अबेटमेंट, कंस्पिरेसी, ये सब जितने अटेम्प्ट हैं उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, बाकी जो जहाँ पे वो आपको देखने की जरूरत है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं उसके आगे के टॉपिक से, जैसे कि सबसे पहला है जनरल एक्सेप्शन, जो सबसे 8 का सेक्शन 176 से लेकर 106 तक जाता है। उसमें आपके जो जो कॉन्टेंट्स दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपीसी के अंदर, कि आपका मिस्टेक कहाँ पे दिया है, प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे दिया है, नेग्लिजेंस कहाँ पे दिया है, वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इसके
आगे हम लोग बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का। तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ क्राइम के टॉपिक में, क्योंकि इसमें आपका जो कंटेंट्स हैं बेयर एक्ट का वो भी पूछा जाता है, साथ ही साथ इसमें केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, और आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो आपको ये जो 3 चीज़ें वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंसेप्चुअल बेसिस पे जो क्वेश्चंस है आपको बेयर एक्ट पढ़ के, और जो आपका स्टडी मटेरियल बाकी आपका है वो पढ़ के आपको कंसेप्चुअल तरीके से भी इसको तैयार करना है, केस लॉज भी तैयार करने हैं इस टॉपिक में, और आपका कंटेंट्स आपको बेयर एक्ट के पता होने चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म का, तो उसमें सीधे कंटेंट्स ऑफ द एक्ट आपको देखने का जरूरत है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें आपका जो कंटेंट्स ऑफ द एक्ट है वो आपको देखने की जरूरत है। जैसे कि इसमें मान लीजिए जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो आपका मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कितनी है किस उस पर्टिकुलर उसमें कंटेंट्स में, या फिर आपका जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर उसके लिए वो आपको देखने का यहाँ पे जरूरत है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर अगर हम लोग फाइनली बात करते हैं जो बाकी के लास्ट टॉपिक्स है, उसमें आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है उसमें आपका आईपीसी से जुड़े जितने वो हैं वो आएंगे। फिर आपका ड्रग एंड ट्रैफिकिंग और काउंटरफीटिंग उसमें भी आईपीसी से जुड़े जो आपके टॉपिक्स हैं जो कंटेंट दिया है वो आएगा। और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में आपको कंटेंट्स ऑफ द एक्ट देखने का यहाँ पे जरूरत है। फिर जो फाइनली आपका थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, कंपनसेशन एंड विक्टिम जो है क्राइम वाला, इसके अंदर आपका जो रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं कि कौन सा जो आपका थ्योरी है वो किस चीज पर अप्लाई करता है, किस तरीके से वर्क करता है वगैरह वगैरह। तो आपको थोड़ा सा इसको डीप में थोड़ा सा देखने की यहाँ पे जरूरत है। अब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल लॉ की, तो कमर्शियल लॉ के अंदर देखिए आपके जो बेयर एक्ट्स है वो काफ़ी सारे हैं, तो उसमें हम लोग को एक एक करके देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर बेयर एक्ट से क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, वो सब चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल और ई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इसमें आपके केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है रीजनिंग असर्शन वाले वो, और कंटेंट्स ऑफ द एक्ट है जो आपका बेयर एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको देखने की बहुत जरूरत है। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपका फ्रस्ट्रेशन है और वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स है, इसमें भी आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग वाले जो नॉर्मल आपके कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं वो, इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोविजंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो, और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के, जैसे इसमें एवा पूछे गए हैं वो, और बाकी जितने हैं वो आपको केस लॉ बेसिस में देखने की थोड़ा ज़रूरत है। फिर आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है वो आपको देखने का यहाँ पे ज़रूरत है। तो रीजनिंग बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है वो और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है बेयर एक्ट के अंदर वो आपको देखने की ज़रूरत है। फिर आपका जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी वगैरह, वो उसमें आपको देखने की जरूरत है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मेनली जो कि आपके गारंटी और बेलमेंट और प्लेज से जुड़े हुए हैं, इसमें आपके केस लॉ क्वेश्चंस वाले उतने नहीं आते। फिर हम लोग बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की, तो इसके अंदर से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग केवल बात करें अगर उसकी, तो जो कंटेंट्स हैं एक्ट के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने का बहुत जरूरत है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने हैं, ये 3 चीजें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो जो दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वो, और कंटेंट्स ऑफ द एक्ट आपका जो पूरा आपका इंडेक्स है वो आपको इसमें देखने का जरूरत है। फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, पार्टनरशिप लायबिलिटी की बात करें, तो इसमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं एक्ट के, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मैंने ऐसे पहले इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए बताया, सेम चीज वही रहेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एनआई एक्ट और कंपनी एक्ट के, कंपनी लॉ के बारे में, तो इससे थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ाई करेंगे तो आपका काम इसमें चल सकता है। 2 या 3 क्वेश्चन से मिला जुला के आते हैं, कभी कभी तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें एनआई एक्ट की, तो इसके अंदर आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 147 हो गया या फिर बाकी चीजें होंगी, वो आपका इंपॉर्टेंट है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। फिर कंपनी लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें कंपनी एक्ट का जो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टिव, शेयर और डिबेंचर वाला जो पार्ट है उसका आपका कंटेंट्स और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर कंपनी लॉ के अंदर फिर आपका अगला जो पार्ट है वो डायरेक्टर और मीटिंग्स का है। इसके अंदर आपका जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कंटेंट्स ऑफ द एक्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट, वाले इसमें से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर से डायरेक्टर और मीटिंग वाले में से आए हैं, तो आपको देखने की जरूरत है। और लास्ट में जो आपका सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको देखने की जरूरत है, तो वो थोड़ा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका कि हमें सेपरेट एक एनालिसिस वीडियो बनाना है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं अगर आपको चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई ऐसे सजेशन है जो आप हमें देना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है डेली, उसके लिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।